ऋतु हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की तो थी ही। पुरुष सहकर्मियों के साथ भी बेहिचक बात करती थी। साथ काम करने वाली लड़कियों के साथ शॉपिंग पर भी चली जाती थी और वहाँ खाने पीने का बिल भी दे देती थी। लेकिन जब कोई लड़की उसे अपने घर पर बुलाती थी तो वो साफ मना कर देती थी। लगता है इसके घर में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, तभी ये नहीं चाहती कि कोई इसके घर जाए और ये किसी के घर जाए। रीमा बोली, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि फिल्म देखने या रेस्तरां चलने को कहो तो तुरंत मान जाती है और बिल भरने को भी तैयार रहती है। मोहिनी ने जोड़ा तो मांडवी और सुधा ने भी सहमति में सिर हिलाया। इतनी अटकलें लगाने की क्या ज़रूरत है? पास बैठे निखिल ने कहा, ऋतु बीमार है, इसलिए आप सब उसे देखने के बहाने उसका घर देख आओ। उसके पापा टेलीफोन विभाग के आला अफसर हैं और मॉल रोड की सरकारी कोठी में रहते हैं। इतनी जानकारी तो जाने के लिए काफ़ी नहीं है। पक्का पता नहीं है हमारे पास, मोहिनी ने लापरवाही से कहा। बात वहीं ख़त्म हो गई। अगले सप्ताह ऋतु ऑफिस आ गई। उसके पैर में मोच आ गई थी, इसलिए चलने में अभी भी दिक्कत हो रही थी। शाम को उसे छुट्टी के बाद भी काम करते देखकर निखिल ने कहा, मैंने आपका कोई काम भी पेंडिंग नहीं रहने दिया, फिर क्यों आप इतनी देर तक रुकी हैं? धन्यवाद निखिल जी, मैं काम नहीं नेट सर्फिंग कर रही हूँ। मगर क्यों? मजबूरी है, चार्टर्ड बस तक चलकर नहीं जा सकती और पापा को लेने आने में अभी देर है। आपको बैठने में भी तकलीफ़ हो रही है? हो तो रही है, लेकिन पापा मीटिंग में व्यस्त हैं, इसलिए बैठना तो पड़ेगा ही। अगर ऐतराज़ ना हो तो मेरे साथ चलिए, इस शर्त पर कि आप चाय पी कर जाएंगे। ठीक है, अभी ऑर्डर करता हूँ। ओह नो, मेरा मतलब है मेरे घर पर। इसमें शर्त काहे की? किसी के भी घर जाने पर चाय नाश्ते के लिए रुकना ही पड़ता है। ऋतु ने पापा को मोबाइल पर आने को मना कर दिया, फिर निखिल के साथ घर पहुंच गई। माँ भी विनम्र थी। कुछ देर बाद ऋतु के पापा भी आ गए। वे भी निखिल को ठीक ही लगे। कुल मिलाकर घर या परिवार में कुछ ऐसा नहीं था जिसे ऋतु को किसी से छिपाना पड़े। बातों बातों में पता चला कि वे लोग कई वर्षों से रांची में रह रहे थे और उन्हें वो शहर पसंद भी बहुत था। इनकी तो विभिन्न जिलों में बदली होती रहती थी, लेकिन मैं बच्चों के साथ हमेशा रांची में ही रही। बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। अकेले रहने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई, ऋतु की माँ ने बताया। यहाँ तो अभी आपकी जान पहचान नहीं हुई होगी, निखिल ने कहा। पास पड़ोस में हो गई है। वैसे रिश्तेदार बहुत हैं यहाँ, लेकिन अभी उनसे मिले नहीं हैं। ऋतु पत्राचार से MBA की पढ़ाई कर रही है, इसलिए ऑफिस के बाद का सारा समय पढ़ाई में लगाना चाहती है और हम भी इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। मिलने के बाद तो आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा ना। निखिल को ऋतु की सहेलियों से मेल जोल ना बढ़ाने की बात तो समझ आ गई, लेकिन MBA करने की बात छिपाने की नहीं। यह सुनकर कि निखिल के माता पिता सऊदी अरब में और बहन अपने पति के साथ सिंगापुर में रहती है और वो यहाँ अकेला है, तो ऋतु की माँ ने आग्रह किया, कभी घर वालों की याद आए तो आ जाया करो बेटा, अच्छा लगेगा तुम्हारा आना। जी ज़रूर, कह निखिल ऋतु की ओर मुड़ा। आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगी ना? कभी कभार कुछ देर के लिए चलेगा, ऋतु सोखी से मुस्कुराई। मगर ये MBA वाली बात ऑफिस में किसी को मत बताइएगा प्लीज़। क्यों? क्योंकि चंद घंटों की पढ़ाई के बाद सफलता की कोई गारंटी तो होती नहीं, तो क्यों व्यर्थ में ढिंढोरा पीट कर अपना मजाक बनाया जाए। पास हो गई तो पार्टी करके बता दूंगी। निखिल ने ऑफिस में किसी को ऋतु के घर जाने की बात भी नहीं बताई। कुछ दिनों के बाद ऋतु ने उसे डिनर पर आने को कहा। आज मेरे छोटे भाई दीपेश का बर्थडे है। वो तो लंदन में पढ़ रहा है, लेकिन मम्मी उसका जन्मदिन मनाना चाहती हैं, पकवान वगैरह बनाकर। अब उन्हें खाने वाले भी तो चाहिए। आप आ जाएं। पापा के ऑफिस और पड़ोस के कुछ लोग होंगे, मम्मी खुश हो जाएंगी, ऋतु ने आग्रह किया।
ना जाने का तो सवाल ही नहीं था। रितु ने अन्य मेहमानों से उसका परिचय अपने सहकर्मी के बजाय अपना मित्र कहकर कराया। उसे अच्छा लगा। अगले सप्ताहांत सुधा ने सभी को बहुत आग्रह से अपने भाई की सगाई में बुलाया तो सभी सहर्ष आने को तैयार हो गए। माफ करना सुधा, मैं नहीं आ सकूंगी, रितु ने विनम्र परंतु इतने दृढ़ स्वर में कहा कि सुधा ने तो दोबारा आग्रह नहीं किया, लेकिन निखिल ने मौका मिलते ही अकेले में कहा, अगर आप अकेले जाते हुए हिचक रही हो तो मुझे अपने मित्र कहा है, मित्र के साथ चलिए। मित्र कहा है सो बता देती हूँ कि मैं इस तरह के पारिवारिक समारोहों में कभी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ऐसे समारोहों में ही सहेलियों की मामियाँ चाचियाँ अपने चहेतों के लिए लड़कियाँ पसंद करती हैं। सहेलियों के भाई और उनके दोस्त तो ऐसी दावतों में जाते ही लड़कियों को लाइन मारने लगते हैं। वैसे सुरक्षित लड़के भी नहीं हैं। कुंवारी कन्याओं के अभिभावक भी गिद्ध दृष्टि से शिकार का अवलोकन करते हैं। आप मुझे डरा रही हैं? कुछ भी समझ लीजिए, जो सच है वही कह रही हूँ। दोनों हंस पड़े। खैर, कह तो सच रही हैं, फिर भी मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि ऑफिस से आपके सिवा सभी जा रहे हैं। कुछ रोज बाद निखिल को एक दूसरी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। रितु बहुत खुश हुई। अब हम जब चाहे मिल सकते हैं। ऑफिस की अफवाहों का डर तो रहा नहीं। निखिल की बढ़िया नौकरी मिलने की खुशी और भी बढ़ गई। मुलाकातों का सिलसिला जल्दी दोस्ती से प्यार में बदल गया और फिर निखिल ने प्यार का इजहार भी कर दिया। रितु ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि शादी साल भर बाद भाई के लंदन से लौटने पर करेगी। निखिल को मंजूर था क्योंकि उसके पिता को भी अनुबंध खत्म होने के बाद ही अगले वर्ष भारत लौटने पर शादी करने में आसानी रहती और वो भी नई नौकरी में एकाग्रता से मेहनत करके पैर जमा सकता था। भविष्य के सुखद सपने देखते हुए जिंदगी मजे से कट रही थी कि अचानक उसे टूर पर रांची जाना पड़ा। ऑफिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उसे वहां अपनी बहन को देने के लिए एक पार्सल पकड़ा दिया। मेरी बहन और जीजाजी डॉक्टर हैं, उनका अपना नर्सिंग होम है, इसलिए वे तो कभी नोएडा आते नहीं। किसी आते जाते के हाथ उन्हें यहाँ की सौगात सोहन हलवा गज्जक वगैरह भेज देता हूँ। मैं तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम मेरी बहन को फ़ोन कर देना, वे किसी को भेजकर सामान मंगवा लेंगी। रांची पहुंचकर निखिल के फ़ोन करने पर डॉक्टर अनुपमा ने आग्रह किया कि वो डिनर उनके साथ करें। बहुत दिन हो गए किसी नोएडा वाले से मिले हुए, वे उसे लेने के लिए गाड़ी भिजवा देंगी। अनुपमा और उसके पति महेश निखिल से बहुत आत्मीयता से मिले और दिल्ली के बारे में दिलचस्पी से पूछते रहे कि कहाँ क्या नया बना है वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद उन्होंने अजनबियों के बीच बातचीत के सदाबहार विषय राजनीति और भ्रष्टाचार पर बात शुरू कर दी। कितने भी अनशन और आंदोलन हो जाएं, कानून बन जाए या सुधार हो जाए, लेकिन सरकार या सत्ता से जुड़े लोग नहीं सुधरने वाले, अनुपमा ने कहा। उनके पंख कितने भी कतर दिए जाएं, उनका फड़फड़ाना बंद नहीं होता। राजीव का फड़फड़ाना फिर याद आ गया अनुपमा, महेश ने हंसते हुए कहा। निखिल चौंक पड़ा। यह तो रितु के पापा का नाम है। उसने दिलचस्पी से अनुपमा की ओर देखा। मज़ेदार किस्सा लगता है दीदी, पूरी बात बताइए ना। अनुपमा हिचकिचाई। पेशेंट से बातचीत गोपनीय होती है, मगर वे मेरे पेशेंट नहीं थे। 2-3 साल पुरानी बात है। और फिर आप तो इस शहर के हैं भी नहीं। चलिए बता ही देती हूँ। एक साहब मेरे पास एबॉर्शन का केस लेकर आए, पर मेरे ये कहने पर कि हमारे यहाँ ये नहीं होता है, उन्होंने कहा कि अब तो और कुछ भी नहीं हो सकेगा क्योंकि वे टेलीफोन विभाग में चीफ इंजीनियर हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर उन्हें बताया कि हमारे यहाँ तो प्रायः सभी फ़ोन रिलायंस और टाटा इंडिकॉम के हैं। सरकारी फ़ोन अगर हैं भी तो ख़राब पड़ा होगा। उनकी शक्ल देखने वाली थी, मगर फिर भी जाते जाते अन्य सरकारी विभागों में अपनी पहुंच की डुगडुगी बजाकर मुझे डराना नहीं भूले। तभी नौकर खाने के लिए बुलाने आ गया। खाना बहुत बढ़िया था और उससे भी ज़्यादा बढ़िया था स्नेह, जिससे मेज़बान उसे खिला रहे थे।
लेकिन वो किसी तरह कौर निगल रहा था। होटल के कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रो पड़ा कि क्यों हुआ उसके साथ ऐसा, क्यों भोली भाली मगर संकीर्ण स्पष्टवादी ऋतु ने उससे छिपाया अपना अतीत। वो संकीर्ण मानसिकता वाला नहीं है। जवानी में सभी के कदम बहक जाते हैं। अगर ऋतु उसे सब सच बता देती तो वह उसे सहजता से सब भूलने को कहकर अपना लेता। ऋतु के परिवार का रिश्तेदारों से ना मिलना जुलना, ऋतु का सहेलियों के घर जाने से कतराना और उनके परिवार के लिए सटीक टिप्पणी करना डॉक्टर अनुपमा के कथन की पुष्टि करता था। लौटने पर निखिल अभी तय नहीं कर पाया था कि ऋतु से कैसे संबंध विच्छेद करे। इसी बीच अकाउंट्स विभाग ने याद दिलाया कि अगर उसने कल तक अपने पुराने ऑफिस का टीडीएस दाखिल नहीं करवाया तो उसे भारी इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। निखिल ने तुरंत अपने पुराने ऑफिस से संपर्क किया। संबंधित अधिकारी से उसकी अच्छी जान पहचान थी और उसने छूटते ही कहा कि तुम्हारे कागजात तैयार हैं, आकर ले जाओ। पुराने ऑफिस जाने का मतलब था ऋतु से आमना सामना होगा, जो निखिल नहीं चाहता था। ऑफिस के समय मैं कैसे आऊँ शिवम जी? आप किसी के हाथ भिजवा दो ना प्लीज़। आज तो मुमकिन नहीं है और कल का भी वादा नहीं कर सकता। वैसे मैं तो आजकल 7 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ। अपने ऑफिस के बाद आ जाना। निखिल को यह उचित लगा क्योंकि ऋतु 5 बजे की चार्टर्ड बस से चली जाएगी, अतः उसके बाद वो इत्मीनान से शिवम जी के पास जा सकता है। 6 बजे के बाद शिवम जी से कागज़ लेकर जब वो लौट रहा था तो लिफ्ट का इंतजार करती ऋतु मिल गई। तुम अभी तक घर नहीं गई? वो पूछे बगैर नहीं रह सका। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी करने के चक्कर में रुकना पड़ा। लेकिन तुम कहाँ गायब थे रविवार के बाद से? सोम की शाम को अचानक टूर पर रांची जाना पड़ गया। आज ही लौटा हूँ। अच्छा किया जाने से पहले घर नहीं आए, वरना मम्मी ना जाने कितने पार्सल पकड़ा देती अपनी सखी सहेलियों के लिए। पार्सल तो फिर भी लेकर गया था, बड़े साहब की बहन डॉक्टर अनुपमा के लिए। निखिल ने पैनी दृष्टि से ऋतु को देखा। तुम तो जानती होगी डॉक्टर अनुपमा को? ऋतु के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया और वो लापरवाही से कंधे झटक कर बोली, कभी नाम भी नहीं सुना। पापा को फ़ोन कर दूं कि वे सीधे घर चले जाएं, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। पहले कॉफ़ी पिलाओ फिर घर चलेंगे। निखिल मना नहीं कर सका और फिर घर पर डॉक्टर अनुपमा का नाम बताकर राजीव और उनकी पत्नी की प्रतिक्रिया देखने की जिज्ञासा भी थी। ऋतु की माँ के चेहरे पर तो डॉक्टर अनुपमा का नाम सुनकर कोई भाव नहीं आया, मगर राजीव जरूर सकपका सा गया। ऋतु के आग्रह के बावजूद निखिल खाने के लिए नहीं रुका और ये पूछने पर कि वो फिर कब आएगा उसने कुछ नहीं कहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ बेटी सफल अदाकारा की तरह डॉक्टर अनुपमा को ना जानने का नाटक कर रही थी या उन्हें बगैर कुछ बताए राजीव साहब अबॉर्शन की व्यवस्था करने गए थे। कुछ भी हो, ऋतु को निर्दोष तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चुपचाप सब बर्दाश्त भी तो नहीं हो सकता। ये भी अच्छा ही था कि अभी ना तो सगाई हुई थी और ना ही इस बारे में परिवार के अलावा किसी और को पता था, इसलिए धीरे धीरे अवहेलना करके किनारा कर सकता है। रात इसी उधेड़ बुन में कट गई। सुबह वो अखबार लेकर बरामदे में ही बैठा था कि राजीव जी की गाड़ी उसके घर के सामने रुकी। उनका आना अप्रत्याशित तो नहीं था, मगर इतनी जल्दी आने की संभावना भी नहीं थी। रात तो खैर अपनी थी, जैसे तैसे काट ली, लेकिन दिन को तो तुम्हें भी काम करना है और मुझे भी, और उसके लिए मन का स्थिर होना जरूरी है। इसलिए ऑफिस जाने से पहले तुमसे बात करने आया हूँ। राजीव जी ने बगैर किसी भूमिका के कहा। यहीं बैठेंगे या अंदर चलें? अंदर चलिए अंकल, निखिल विनम्रता से बोला और फिर नौकर को चाय लाने को कहा। मैं नहीं जानता डॉक्टर अनुपमा ने तुमसे क्या कहा, मगर जो भी कहा होगा उसे सुनकर तुम्हारा विचलित होना स्वाभाविक है, राजीव जी ने ड्राइंग रूम में बैठते हुए कहा। और ये सोचना भी कि तुमसे यह बात क्यों छिपाई गई, वो इसलिए
कि किसी की जिंदगी के बंद परिच्छेद बिना वजह खोलना ना मुझे पसंद है और ना रितु को। मैंने अपनी भतीजी निया को रांची में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब दिलवाई थी। वो हमारे साथ ही रहती थी। सॉफ्टवेयर टैकेज के काम के घंटे तो असीमित होते हैं, इसलिए हमने निया के देर सवेर आने पर कभी रोक नहीं लगाई। और इस गलती का एहसास हमें तब हुआ जब निया ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। उसकी सहेली का भाई उससे शादी करने को तैयार है, लेकिन कुछ समय यानी पैसा जोड़ने के बाद, क्योंकि उसकी जाति में दहेज की प्रथा है और उसके माता पिता बगैर दहेज के विजाती लड़की से उसे कभी शादी करने नहीं देंगे, वो पैसा जोड़कर अपने माँ बाप को दहेज दे देगा। फिलहाल निया को गर्भपात करवाना पड़ेगा। हम भी नहीं चाहते थे कि निया के माता पिता को इस बात का पता चले, अतः मैंने गर्भपात करवाने की जिम्मेदारी ले ली। जिन अच्छे डॉक्टरों से संपर्क किया उन्होंने साफ मना कर दिया और झोला छाप डॉक्टरों से मैं यह काम करवाना नहीं चाहता था। बहुत परेशान थे हम लोग। तब हमें परेशानी से उबारा रितु और दीपेश ने। रितु को IIM अहमदाबाद में MBA में दाखिला मिल गया था और दीपेश भी अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। दोनों ने कहा कि जो पैसा मुझे उनकी पढ़ाई पर लगाना है उसे हम निया को दहेज में देकर उसकी शादी तुरंत निशांत से कर दें, और कोई चारा भी नहीं था। मुझ में अपने भाई भाभी की नज़रों में गिरने और लापरवाह कहलवाने की हिम्मत नहीं थी, अतः इसके लिए मैंने अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। खैर, निया की शादी हो गई, बच्चा भी हो गया और उसके बाद दोनों को ही बेंगलुरु में बेहतर नौकरी भी मिल गई। रितु ने भी पत्राचार से MBA कर लिया और दीपेश भी लंदन चला गया। इसमें निया और निशांत ने भी उसकी सहायता करी, मगर मेरा रांची में रहना मुश्किल हो गया। लगभग सभी नामी गिरामी डॉक्टरों के पास मैं गया था और उन सभी से गाहे बेगाहे क्लब या किसी समारोह में आमना सामना हो जाता था। वे मुझे जिन नज़रों से देखते थे उन्हें मैं सहन नहीं कर पाता था। मैंने कोशिश करके नोएडा बदली करवा ली। सोचा था वो प्रकरण खत्म हो गया, लेकिन वो तो लगता है मेरी बेटी की ही खुशियाँ छीन लेगा। तुम्हें मेरी कहानी मनगढ़ंत लगी हो तो मैं निया को यहाँ बुला लेता हूँ। उसके बच्चे की उम्र और डॉक्टर अनुपमा की बताई तारीखों से सब बात स्पष्ट हो जाएगी। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है पापा। अभी तक अंकल कहने वाले निखिल के रितु की तरह पापा कहने से राजीव जी को लगा कि निखिल के मन में अब कोई शक नहीं है। पापा, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं कभी रितु को भूल नहीं पाता और इस शक के चलते अपना भी नहीं पाता। बेटा, अधूरा सच हमें गलत फैसले लेने पर विवश कर देता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। निखिल लपक कर राजीव जी के पैर छूने लगा तो राजीव जी ने उसे गले से लगा लिया। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।